अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर 1 की इस तीसरी वीडियो में आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है। इसके साथ हम फिर बेसिकली प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे आइडियल गैस के लिए यूजिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और फिर जो हमारे पास जो डेरिवेशन का जो रिज़ल्ट आएगा उसकी बेस पे जो गैस लॉज हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे हम उनको वैलिडेट करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी, कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें मतलब मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो बल्क प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बल्क का इसमें जो लफ्ज़ यूज़ हो रहा है वो बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स के रेफरेंस में इस्तेमाल हो रहा है। तो मैटर की जो प्रॉपर्टीज़, जो बल्क में जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सामने आती हैं उनको मॉलिक्यूलर बेसिस पे समझने के लिए या उनको प्रेडिक्ट करने के लिए जो थ्योरी हम इस्तेमाल करते हैं वो काइनेटिक थ्योरी या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहलाती है। अब क्योंकि इसमें हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस कहलाएगी। किसी भी थ्योरी को बनाने के लिए ऑब्वियसली इसमें जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें एक मॉडल डेवलप करना होता है। वो मॉडल इतना सिंपल होना चाहिए कि उसको हम मैथमेटिकली आसानी से ट्रीट कर सकें। तो उस मॉडल को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ अजम्पशंस करते हैं। अजम्पशंस जो है वो मतलब लॉजिकल और वैलिड होनी चाहिए। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के हवाले से हमने जो असम्पशंस किए इसमें इसके मॉडल को आसान बनाने के लिए, उसमें जो पहली असम्पशन है वो ये है कि जो गैस है वो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। पार्टिकल्स यानी कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको जो कि मॉलिक्यूल होते हैं। और ये जो है वो गैस पे डिपेंड करता है, वो एटम्स पे भी मुश्तमिल हो सकती है और ग्रुप ऑफ एटम्स पे भी मुश्तमिल हो सकती है, ठीक है। जब वो ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे तो वो फिर वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, और अगर वो इनर्ट गैस है तो वो फिर जो है वो एटम्स पर मुश्तमिल होगी। और इसमें जो है वो जो हमारी पहली असम्पशन में ही जो और चीज़ें शामिल है वो ये है कि वो जो गैस है जब वो स्टेबल स्टेट में होगी तो उसके सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, यानी कि सबके मासेस जो है वो बराबर होंगे, ठीक है। और सब जो है वो साइज़ में और मास में आइडेंटिकल होंगे, बराबर होंगे। दूसरी जो इसकी असम्पशन है वो ये है कि जो गैस है उसका जो फाइनाइट वॉल्यूम है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि उसका जो वो जो गैस है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं उसके छोटे से वॉल्यूम में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। और ये जो असम्पशन है वो एक्सपेरिमेंट से जस्टिफाइड है। और हम ये जानते हैं, अभी हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की जो स्टैंडर्ड कंडीशंस थी उस पर हमने देखा भी था कि 1 मोल जो है वो यानी कि उस जो 22.4 dm³ का जो वॉल्यूम था उसमें हमने देखा था कि उसमें जो है वो 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो है वो उसमें मौजूद थे। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे उसी से अगर हम ड्राइव करें तो हमारे पास जो है वो 1 क्यूबिक मीटर में 3×10⁻25 मॉलिक्यूल्स आते हैं, जो कि इस फाइनाइट वॉल्यूम के हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो ये जो सेकंड असम्पशन है ये वैलिड भी है और एक्सपेरिमेंट से जस्टिफाइड भी है। तीसरी जो हमारी इसमें असम्पशन है वो ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं, स्पेसेस हैं, वो उनके अपने साइज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है। मॉलिक्यूल का जो अपना साइज़ है उसके कंपैरिजन में उसके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। और ये बेसिकली होता भी यही है। और इसमें जो मॉलिक्यूल अगर हम उसको एक स्फीयर कंसिडर करें तो उसका जो साइज़ है वो 3×10⁻⁻10 मीटर्स होता है। ये 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम नॉट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो 10⁻⁻10 की पावर में या उस रेंज में होता है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस के हवाले से इनका साइज़ जो है वो कम होता है। तो ये असम्पशन भी वैलिड है। चौथी जो इसमें असम्पशन है वो ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं
वो तमाम डायरेक्शंस में मूव करते हैं विथ वेरियस स्पीड्स। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिफरेंट स्पीड्स हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम हो या सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं और हर मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में यानी कि एक दूसरे के साथ और जो जिस कंटेनर में गैस रखी हुई है उसकी वॉल्स के साथ कोलिजन्स करते हैं जो कि इलास्टिक होते हैं नेचर। इलास्टिक कोलिजन्स का मतलब ये है कि टकराते वक्त जो है वो उनकी एनर्जी में और उनके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ना उनकी एनर्जी में चेंज आएगा ना उनके मोमेंटम में चेंज आएगा। टकराने से पहले जो उनकी टोटल एनर्जी थी वो टकराने के बाद भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, यानी कि इस कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहेगी। टकराने से पहले जो उनका मोमेंटम था टकराने के बाद भी उनका मोमेंटम उतना ही रहेगा, यानी कि मोमेंटम भी इसमें कंजर्व रहेगा। ऐसा जो कोलिजन होता है उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और क्योंकि हम इस कोलिजन को जो कि वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, उस कोलिजन को अगर हम इलास्टिक कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें फिर हमारी ये भी अजम्पशन होगी कि जो कंटेनर की जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली स्मूथ हैं। ठीक है, अगर वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होंगी तो फिर ये जो कोलिजन है वो इलास्टिक नहीं रहेगा। जो इसमें पांचवी असम्पशन है वो ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते सिवाय इसके कि जब वो आपस में टकराते हैं। ठीक है, और जब अच्छा, अगर वो आपस में नहीं टकराते एक दूसरे से और ना ही वो कंटेनर की वॉल से टकराते हैं और ना ही उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, अगर ये तीन कंडीशंस होती हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, यानी कि मूव करते वक्त उनका पाथ जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उसका पाथ सिर्फ उसी सूरत में चेंज होगा जब या तो वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा के उससे रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, या वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो, या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स हो जो उसको उसके पाथ को चेंज कर रही है, उस पर इन्फ्लुएंस डाल रही है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते सिवाय कोलिजन्स के दौरान। ठीक है, छठी जो इसमें हमारी असम्पशन है वो ये है कि इनके जो ये जो मॉलिक्यूल्स के मोशंस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के जो मोशन होते हैं उसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो एप्लीकेबल होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पे चले जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की जब हम बात करते हैं तो फिर वहाँ पे जो है वो उनका बिहेवियर जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है मैकेनिक्स के हवाले से। फिर वहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहती है, वहाँ पे फिर वो क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है। ठीक है, उसकी जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जो है वो एप्लीकेशंस, उसके लॉज, उसकी दुनिया वो बिल्कुल अलग है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स इस पे एप्लीकेबल है, इसका मतलब वो जो न्यूटन के हमने जो लॉज पढ़े हैं, जितने भी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो सारे जो मैकेनिक्स के लॉज हैं वो इस पे वैलिड होंगे जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, ये उसकी अजम्पशंस हमने देखी थी, ये 6 उसकी अजम्पशंस हैं। ये अजम्पशंस हमने की हैं ताकि वो जो मॉडल जो किसी भी थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दरकार होता है उसको हम इतना सिंप्लीफाई कर दें इन अजम्पशंस के थ्रू कि उसको मैथमेटिकली ट्रीट किया जा सके। तो आगे चलते हैं। आगे जो है वो हम अब जो है वो प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं एक आइडियल गैस के लिए, और इसमें जो हम जिस थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। तो गैस के प्रेशर को ड्राइव करने के लिए हम यहाँ पे अब इसमें ये डेरिवेशन तो हुई हुई है लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स इतने डायरेक्ट हुए हुए, तो इसको हम जो है वो अलग से देखेंगे। अच्छा, ये प्रेशर को ड्राइव करने के लिए इसमें हम सबसे पहले तो ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, क्यूबिकल कंटेनर है और इसके अंदर जो है वो एक आइडियल गैस हमने भरी हुई है, और आइडियल इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर आइडियल गैस के n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये जो क्यूबिकल बॉक्स है इसमें एक आइडियल गैस के n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मौजूद है जो कि इसके अंदर हमने जो है वो गैस को रखा। ठीक है, इसके अंदर हमने
n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को, गैस के n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को इसमें रखा हुआ है। अब इसमें जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में भी देखा है कि वो वेरियस यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट स्पीड के साथ और डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो मूव कर रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम एक गैस के एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं जो कि ये वाला है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को अगर हम कंसिडर करें तो ये मॉलिक्यूल एक रैंडम डायरेक्शन में एक रैंडम वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा था, और वो इस फेस के साथ, ये वाला फेस है जिसको हमने फेस ए का नाम दिया हुआ है, तो वो इस फेस के साथ जो है वो मॉलिक्यूल आके, जो कि रैंडम डायरेक्शन में चल रहा था, मूव कर रहा था, वो यहाँ पे आके टकराता है इस फेस से और टकरा के बाउंस बैक होता है। टकराने से पहले वो वी स्पीड के साथ आ रहा होता है और टकराने के बाद उसकी स्पीड जो है वो वी हो जाती है। अब इसमें अगर हम इस वेलोसिटी वेक्टर को, फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग से इसमें दिखाया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसमें जो इसका इनिशियल वेक्टर अगर हम ऑब्ज़र्व करें वेलोसिटी वेक्टर, तो उसमें वी आई वाई का एक कंपोनेंट है जो कि डाउनवर्ड है। अच्छा, इसमें जो है वो इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आप इसमें जो मॉलिक्यूल्स को इमेजिन करना पड़ेगा, लेकिन जो भी मोशन आप एज्यूम करते हैं जिस भी डायरेक्शन में, उसमें ये जो हम इसमें से जो आप कंक्लूजन निकालेंगे वो उसमें भी वैलिड रहेगा, उसमें भी वही चीज़ आएगी। अच्छा, ये जो वी आई को जब हम कंसिडर करते हैं इस वाले को, तो इसमें जो वी आई वाई है वो हमारे पास डाउनवर्ड इसका कंपोनेंट होगा, इसमें एक वी आई जेड का कंपोनेंट होगा। अच्छा, इसमें जो वाई एक्सिस है वो ये है, एक्स एक्सिस जो है वो ये वाली डायरेक्शन है, और जो जेड एक्सिस है वो ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा जो कि वाई एक्सिस के अलोंग होगा, और वो डाउनवर्ड है इस केस में टकराने से पहले। और जब हम इसके वी एफ वाले कंपोनेंट को देखते हैं, ठीक है, जो कि ये वाला है, तो टकराने के बाद भी जो है वो उसका जो वी एफ वाई है वो सेम ही है, जैसा कि वी आई वाई था वही वी एफ वाई भी है। तो टकराने के बाद वाई वाले कंपोनेंट में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो इसका वी आई जेड यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग था, टकराने के बाद उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आया, और वी आई जेड और वी एफ जेड डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी वो सेम ही रहा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आया कि जब मॉलिक्यूल किसी ऐसे फेस से टकराएगा जो कि एक्स एक्सिस पे नॉर्मल है, तो उसके जो वेलोसिटी कंपोनेंट जो कि वाई और जेड डायरेक्शन में होंगे वो अनअफेक्टेड रहेंगे। सिर्फ एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो रिवर्स हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसलिए सेम रहेगा क्योंकि हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये अज्यूम किया हुआ है कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, तो इसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। अब क्योंकि इसका, और दूसरा ये कि हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये भी अज्यूम किया हुआ है कि उसका जो मास है वो आइडेंटिकल है, और क्योंकि सेम ही मॉलिक्यूल है तो इसके मास में तो कोई फ़र्क आएगा नहीं, और क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो इसकी वेलोसिटी में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन ये आता है कि जब मॉलिक्यूल जो भी किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव करता हुआ आ रहा होगा और वो किसी ऐसे फेस से टकराता है जो एक्स एक्सिस के नॉर्मल है, तो उसमें सिर्फ वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा, वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, खाली वो अफेक्ट होगा, बाकी दोनों एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे, ठीक है। यही चीज़ बाकी एक्सिस के लिए भी वैलिड होगी। अगर वाई एक्सिस है तो उसके जो नॉर्मल जो फेस होगा, जब कोई मॉलिक्यूल उससे टकराएगा तो उसमें जो है वो सिर्फ वाई वेलोसिटी का जो वाई वाला कंपोनेंट है वो अफेक्ट होगा, और बाकी जो दोनों कंपोनेंट हैं एक्स और जेड वो अनअफेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये तो अब इससे हमें ये पता चला कि जिस एक्सिस के नॉर्मल फेस को हम कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ उस एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है सिर्फ वो अफेक्ट होगा। तो अपनी जो कैलकुलेशन है, अपनी जो डेरिवेशन है, उसको मज़ीद आसान बनाने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि एक मॉलिक्यूल है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। हमने बाकी दोनों कंपोनेंट्स को टेम्परेरीली जो है वो अपनी डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए हमने उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दिया।
और इसमें जो है वो हम ये वाला मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये वो मॉलिक्यूल है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो VIX है, ठीक है, और वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ये जाता है और ये फेस ए से टकराता है और टकराने के बाद बाउंस बैक होता है। तो टकराने के बाद जब ये बाउंस बैक होगा तो इसकी जो वेलोसिटी है VFX वो माइनस ऑफ VIX के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड VX एज्यूम करता हूँ, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन की वजह से इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड VX एज्यूम करता हूँ तो मैग्नीट्यूड इसका VX ही रहेगा, सिर्फ ये कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसमें माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसके जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो हमने यहाँ पे इसको ड्राइव किया है, ठीक है। इसकी मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो है बेसिकली टकराने के बाद मोमेंटम यानी कि फ़ाइनल मोमेंटम माइनस टकराने से पहले वाला मोमेंटम यानी कि उसका इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, ये मोमेंटम जो है वो लीनियर मोमेंटम ही है, तो मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा MVF और इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा MVI। तो फाइनल मोमेंटम में से हम इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे। अब क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो यहाँ पे फिर MVFX आ गया माइनस MVIX। अब इसमें जो VFX है वो तो VX हो जाएगा, क्योंकि जो VF का जो X कंपोनेंट है टकराने के बाद जब ये वापस बाउंस बैक होगा तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्ट कर रहा होगा, तो ये VFX जो है वो पॉजिटिव VX के बराबर होगा। जो VIX है जो इसकी इनिशियल मोशन था वो क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड था तो वो नेगेटिव ऑफ VX होगा। एक्सिस की कन्वेंशन के हिसाब से वो नेगेटिव डायरेक्शन में था तो माइनस ऑफ VX होगा। तो VIX हमारे पास नेगेटिव ऑफ VX हो जाएगा। जब हम उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा 2mVx, ठीक है। एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए जब वो फेस ए से टकराएगा और बाउंस बैक होगा तो जो चेंज इन मोमेंटम यानी कि जो मोमेंटम उसने उस फेस ए पे ट्रांसफ़र किया है उसकी वैल्यू जो है वो 2mVx आ गई है। अब क्योंकि हमने ये क्योंकि मॉलिक्यूल्स पे जो है वो कोई भी किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब जैसा कि हमने उसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की अजम्पशंस में देखा था कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे पर सिर्फ उसी वक्त इन्फ्लुएंस करते हैं जब या तो वो एक आपस में कोलाइड करते हैं या वॉल के साथ कोलिजन होता है या अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स होती है। तो इसमें क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जो मॉलिक्यूल है वो अगर किसी दूसरी चीज़ से नहीं टकराता और ना ही वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराता है तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, ठीक है। और जिस पाथ पे वो मूव करेगा उसी पाथ पे वो मूव करता रहेगा। तो अब हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा था ये फेस ए से टकराने के बाद जब वापस बाउंस बैक हुआ है तो अब ये फेस ए से दोबारा कितनी देर के बाद टकराएगा। तो जब ये फेस ए से टकरा के बाउंस बैक हुआ और क्योंकि ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा था तो जब ये बाउंस बैक होगा तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो मोशन करेगा और ये टकराने के बाद ये कितना मोशन करेगा, ये जब इस फेस से जब ये इस वाले फेस तक आएगा तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो L डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि ये जो क्यूबिकल बॉक्स है इसकी जो सारी एजेस हैं, सारी जो डायमेंशंस हैं वो लेंथ यानी कि L के बराबर है। ये क्यूबिकल है तो इसकी तीनों डायमेंशन सेम है और वो L के बराबर है। तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो L है और इसकी वेलोसिटी जो है वो Vx थी, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है और मतलब ज़ीरो एक्सेलरेशन वाला जो मोशन होता है तो उसमें हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो S = vt होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। यहाँ पे जो इसने अच्छा यहाँ से अगर हम टाइम की वैल्यू ड्राइव कर लें तो वो t = s/v आ जाएगा। अब इसमें जो मॉलिक्यूल ने टकराने के बाद ये वन ट्रिप का जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो L के बराबर है और वेलोसिटी उसकी Vx थी। तो इसको फेस A से इस वाले फेस तक आने में जो टाइम लगेगा वो t = L/Vx होगा। अब जब ये
अब जब ये इस वाले फेस से टकरा के वापस जाएगा फेस ए की तरफ दोबारा टकराने के लिए, तो ये दोबारा उतना ही फासला कवर करेगा, और क्योंकि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना फेस ए से इस वाले फेस तक आने में लगा था, उतना ही टाइम उसको इस वाले फेस से वापस फेस ए की तरफ जाने में भी उसको उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम सिंपली डबल हो जाएगा। तो टोटल टाइम यानी कि जब वो फेस ए से टकराने के बाद अब जब वो गया और वापस आके जब उसने टकराया फेस ए से, तो उसमें जो कितना टाइम लगा, उसमें टोटल टाइम जो लगा वो ट्वाइस ऑफ टी के बराबर है, यानी कि 2L डिवाइड बाई VX। ठीक है, ऊपर जो हमने ये टाइम निकाला था यही बेसिकली डबल हो जाएगा, क्योंकि जितना वो जाने में टाइम लगाएगा वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और डिस्टेंस भी सेम है, L ही डिस्टेंस है, जो पहले था वही उतना ही डिस्टेंस है, तो टाइम जो है वो सिंपली डबल हो जाएगा। तो ये वो टोटल टाइम है जिसमें मोमेंटम जो है वो चेंज होगा किसी भी पार्टिकल का, और ये वो चेंज इन मोमेंटम है जो फेस ए से टकराने के बाद उसका मोमेंटम चेंज होगा, और ये वो मोमेंटम है जो फेस ए पे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय जो टाइम जिसमें वो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो फोर्स के बराबर होता है। तो हमने चेंज इन मोमेंटम जो एक मॉलिक्यूल का था वो हमने पहले ड्राइव किया है, वो 2mvx आया था हमारे पास, और जो हमने टाइम निकाला था जिसमें वो वापस आके टकराएगा, जो मोमेंटम के चेंज में जो हमारे पास टाइम आ रहा है वो हमने पहले निकाला पीछे 2L/Vx आया था। तो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Vx जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये Vx² हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास फोर्स की जो फॉर्मूला आएगा वो mvx²/L आ जाएगा। ठीक है, तो गैस का एक मॉलिक्यूल जिसका मास m है और जो Vx वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, एक क्यूब में जिसकी एज डिस्टेंस जो है वो L है, तो वो जब फेस ए से टकराएगा वो मॉलिक्यूल, तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो इसके बराबर है। ठीक है, अब ये वो फोर्स थी जो कि एक मॉलिक्यूल फेस ए पे एक्सर्ट कर रहा है। अब क्योंकि उस क्यूब में सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, उसमें तो n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, तो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो टोटल फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे वो उन सारी फोर्सेस का सम होगा। तो हमने हर मॉलिक्यूल के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला था उसको हर मॉलिक्यूल के लिए उसको मॉडिफाई करके उसको जो है वो फोर्स की वैल्यूज़ रखी हैं। तो ये हमारे पास फिर हम सबकी फोर्सेस को हमने सम कर दिया, तो ये वो फोर्स आ गई है जो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो फेस ए पे लगा रहे होंगे जब वो उसके साथ कोलिजन करेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी कि जो फोर्स सारे मॉलिक्यूल्स ये मिलके लगा रहे हैं, अगर मैं उसको उस फेस के एरिया से, क्योंकि फेस वो स्क्वायर शेप्ड की फेस है तो वो, और उसकी दोनों साइड जो है वो L के बराबर हैं, तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो बेसिकली L² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल फोर्स डिवाइड बाय उस फेस का टोटल एरिया जो कि L² के बराबर है, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया। तो इससे हमारे पास जो है वो प्रेशर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब ये फोर्स की जो हमने ऊपर फॉर्मूला ड्राइव किया था, हमने इसको जो है वो इस प्रेशर वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू इंसर्ट कर दी है। यहाँ पे ऊपर जो है वो L डिवाइड हो रहा था, तो हमने उसको नीचे ले जाके जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आ जाता है m, और फिर ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ और डिवाइड बाय L³। तो ये अभी तक हमने प्रेशर का जो है वो फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है जो कि फेस ए पे लग रहा है। अब इसमें हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो कि NV है, और ये क्या है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर डेंसिटी है, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं उसके यूनिट वॉल्यूम में। तो हमने, जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरे बॉक्स में हमने n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उस गैस के फिल किए थे, और इस कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है वो, क्योंकि ये क्यूब है और तीनों डायमेंशंस L ही हैं, तो ये L³ के बराबर है।
इसका जो टोटल वॉल्यूम है, तो टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम अगर हमने कर दिया है तो NV की वैल्यू हमारे पास ये इसके बराबर आ गई है। अब यहाँ से हमने L³ की वैल्यू निकाली है तो वो N डिवाइड बाय NV के बराबर आ गया है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम इस NV के साथ अगर हम इस एक मॉलिक्यूल के मास को मल्टीप्लाई कर दें, NV की हमने यहाँ पे फॉर्मूला रखा है N/L³। तो अब अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि N जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है एक सिंगल मॉलिक्यूल के मास के साथ। तो ये मेरे पास क्या होगा कि सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स वहाँ पे मौजूद हैं, और क्योंकि वो सारे आइडेंटिकल हैं, उनके मासेस और उनके साइज़ सेम हमने एज्यूम किए हुए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से। तो ये जो N मल्टीप्लाई बाय M है, ये बेसिकली उस गैस का टोटल मास दे देगा। ठीक है, ये बेसिकली उस गैस का टोटल मास हमें बताएगा। और L³ जो है वो उस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम है। तो उस कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका मास जब मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ उसके वॉल्यूम से, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाती है टर्म डेंसिटी। अच्छा, ये जो क्योंकि ऊपर हम वेलोसिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वॉल्यूम को इंडिकेट करने के लिए ये नोटेशन यूज़ होती है थर्मोडायनेमिक्स में, और ये है कि V लिख के उसको कट कर देते हैं। ठीक है, इससे हम जो है वो वॉल्यूम को और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही V से आते हैं और दोनों इस डेरिवेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो M मल्टीप्लाई बाय NV हमारे पास डेंसिटी है और L³ की हमने ये वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो L³ की इस वैल्यू को उठा के हमने इस प्रेशर वाली जो इक्वेशन थी इसमें हमने इसको रखा है, और इसमें फिर ये जो NV इधर नीचे डिवाइड हो रहा था इसको हम ऊपर लेके गए हैं, तो ये M के साथ यानी कि M के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और वो चीज़ हमने देखी है कि वो किसके बराबर है, डेंसिटी के बराबर है। तो ठीक है, तो ये जो MNV था इसको हमने डेंसिटी से रिप्लेस कर दिया है, और जो N नीचे डिवाइड हो रहा था जो कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था उस कंटेनर के अंदर, टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को, उसको हम लेके आ गए हैं ये वेलोसिटीज़ का जो स्क्वायर था उसके नीचे। अब अगर मैं इस वाली टर्म को देखूं तो ये जो चीज़ है ये क्या है कि सारे मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज़ थी उनके स्क्वायर्स को एडअप करके उनकी टोटल की तादाद से डिवाइड कर दिया, तो ये बेसिकली एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी बन जाती है, ये उसका फॉर्मूला बन जाता है। तो M मल्टीप्लाई बाय NV तो हमारे पास डेंसिटी हो गया, और ये जो है हमारे पास एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी आ गया। तो इस तरह से हमारे पास प्रेशर का जो फॉर्मूला आ गया वो ये आ गया। ठीक है, अब इसमें जैसा कि हमने फ़िज़िक्स जो हमने फ़र्स्ट ईयर में पढ़ी थी तो उसमें हम जानते हैं कि कोई भी एक वेक्टर जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है अंडर रूट और स्क्वायर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स के सम के। यानी कि अगर वेलोसिटी का वेक्टर है तो वेलोसिटी के जो क्योंकि इसमें ये 3 एक्सेस हैं x, y और z, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसमें वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा x एक्सिस के अलोंग, एक कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग, एक कंपोनेंट होगा z एक्सिस के अलोंग। तो तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर को जब हम सम करते हैं तो इसका जो रूट आता है वो हमारे पास जो मेन वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो ये सिंपल वो वेक्टर वाला वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जब हम अंडर रूट को हटाएंगे तो v पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये हम बात कर रहे थे नॉर्मल वेलोसिटीज़ की, जब हम एवरेज वेलोसिटीज़ की बात करेंगे तो सिंपल सब पे बार आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो है वो अब ये एवरेज वेलोसिटीज़ हैं, यानी कि इसमें सारे मॉलिक्यूल्स का इफ़ेक्ट जो है वो शामिल है। तो इसमें ये हम एक्सपेरिमेंटली भी मतलब हमें पता है, और जब हम सारे मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं तो जो एवरेज हमारे पास वेलोसिटीज़ आती हैं तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो वो तीनों डायरेक्शन में सेम होती हैं। यानी कि x डायरेक्शन में जो एवरेज वेलोसिटी होगी मॉलिक्यूल्स की y डायरेक्शन में भी उतनी होगी और z डायरेक्शन में भी उतनी होगी। ये एवरेज वेलोसिटीज़ जो है वो तीनों डायरेक्शंस में जो है वो बराबर होती हैं। तो ये चीज़ जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास जो है वो ये चीज़ आ जाएगी। और क्योंकि तीनों वेलोसिटी सेम है एवरेज वेलोसिटीज़, तो ये 3vx बार स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से vx बार स्क्वायर की हम जब वैल्यू निकालेंगे तो v बार स्क्वायर डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। इस वैल्यू को उठा के हम ऊपर ये प्रेशर वाला जो इक्वेशन थी इसमें हम रखेंगे
तो ये हमारे पास रो मल्टीप्लाई बाय वी बार स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा, और ये 1/3 इसको रीअरेंज कर दिया है। तो ये हमारे पास जो प्रेशर का फॉर्मूला है आइडियल गैस के लिए वो ड्राइव हो गया है। ठीक है, तो एक आइडियल गैस अगर किसी कंटेनर में मौजूद है तो वो उस कंटेनर की वॉल्स पे जो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, उसका ये फॉर्मूला है P = 1/3 रो वी बार स्क्वायर। ये फॉर्मूला आइडियल गैसेस के लिए है, और ये उन गैसेस के लिए है जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो अजम्पशंस है जिन पे वो वैलिड है। ठीक है, अब यहीं से हमारे पास एक चीज़ ड्राइव होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसके नाम से ही जैसे कि जाहिर है, स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि ये वेलोसिटी इसके स्क्वायर। ठीक है, मीन यानी कि एवरेज, जैसे कि हमने ऊपर ये देखा था कि हमने बार जो लगाई है एवरेज वेलोसिटी है, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो ये हो गई। इसका जब हम रूट लेंगे तो ये जो हमारे पास फिर जो वेलोसिटी आएगी, ठीक है, तो स्क्वायर है, जब रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास वेलोसिटी, सिंगल वेलोसिटी जो आएगी वो कहलाती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसको लिखते हैं VRMS। ठीक है, तो ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाती है, ये जो है वो न्यूमेरिकल में निकालने के लिए आ सकता है। तो ये हमने प्रेशर जो है वो आइडियल गैस का प्रेशर जो है वो हमने उसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिया यूजिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब हम आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम आ जाते हैं, ये यहाँ तक हमने देख लिया था। अब एग्जाम्पल 11.4 को हम देख लेते हैं। इसमें वो हमसे कह रहे हैं कि हमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे और 1 atm के प्रेशर पे मौजूद हैं, उनकी VRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो उसकी वैल्यू निकालनी है। ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन को एज्यूम करें कि वो आइडियल गैस है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन को एज्यूम करें कि वो आइडियल गैस है, और इन कंडीशन में यानी कि जो अच्छा, इन कंडीशंस में यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर पे, इन कंडीशंस में वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन की जो डेंसिटी आप एज्यूम कर सकते हैं, डेंसिटी जो आपने लेनी है वो 8.99 10⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो ये डेंसिटी हम इसमें कंसिडर करते हैं। अब प्रेशर की वैल्यू हमें इसमें दी हुई है, और इस इक्वेशन का जब हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है। इसमें हमें रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो रो और 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, और क्योंकि हमें रूट मीन स्क्वायर चाहिए यानी कि इस स्क्वायर को भी हमें हटाना है, तो वो जो है वो हम इसको जब रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रूट आ जाएगा। तो VRMS की जो वैल्यू हम यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे वो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला रीअरेंज कर लिया। अब इसमें प्रेशर और डेंसिटी की जो हमें वैल्यूज़ दी हुई थी उसे हम यहाँ पे रख देंगे। प्रेशर ATM में दिया हुआ था, इसमें जो है वो हमें SI यूनिट्स को यूज़ करना है, तो हमने उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अच्छा, ये जो वेलोसिटी आ रही है ये बेसिकली तकरीबन 2 किलोमीटर्स पर सेकंड के बराबर है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई वेलोसिटी है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें अब जो है वो हमें जो हमने गैस लॉस पढ़े थे पिछली वीडियो में, उसको हमें यहाँ पे जो है वो वैलिडेट करना है। तो हमारे पास जो है वो प्रेशर का फॉर्मूला जो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से ड्राइव किया है वो P = 1/3 रो वी बार स्क्वायर है। ठीक है, ये वाला, और रो की जगह पे फिर हमने जो है वो NVM रख दिया है दोबारा से। ये हम देख चुके हैं कि डेंसिटी जो है वो NV × M के बराबर होती है। ठीक है, और फिर NV की जैसा कि हम जानते हैं कि वो N/V के बराबर होता है, यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हमने NV का भी फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया है। फिर ये जो वॉल्यूम था उसको हम ले गए हैं दूसरी तरफ प्रेशर के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन 11.23 आ गई है वो आ गई है PV = 1/3 NmV बार स्क्वायर।
अब ये जो 1/3 NM V बार स्क्वायर है, इसको हमने PV जनरल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए, जो कि PV = nRT थी, तो PV को हमने रिप्लेस कर दिया है nRT से। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई है इक्वेशन 11.24। अब इसमें जो n है वो बेसिकली नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो n की जगह पे जब मैं ये वैल्यू रखता हूँ तो n जो है वो दोनों तरफ मौजूद है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। Na जो इधर नीचे n की जगह पे जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा तो Na जो नीचे डिवाइड हो रहा होगा उसको मैं r के साथ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्योंकि Na भी एवोगैड्रोस नंबर वो भी कांस्टेंट है और r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट होगी। और ये जो कांस्टेंट है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू जो है वो 1.38 10⁻⁻23 जूल्स पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है, पूरा एक कांस्टेंट है। और ठीक है, इस तरह से मेरे पास जो है वो फिर ये इक्वेशन आ जाती है, ये वाली 1/2 mv बार स्क्वायर = 3/2 kT। अब इसमें अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो ये बेसिकली इसमें जो v बार स्क्वायर है वो तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये 1/2 mv बार स्क्वायर बेसिकली उस गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो जो किसी भी गैस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। तो किसी भी गैस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और यही चीज़ है जो टेम्परेचर स्केल को बेसिकली उस गैस की एक प्रॉपर्टी बना देती है, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव मेजर होता है उस गैस की काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, उस गैस में जो काइनेटिक एनर्जी मौजूद है उसका क्वांटिटेटिव मेजर के हवाले से टेम्परेचर स्केल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से टेम्परेचर जो है उस गैस की एक प्रॉपर्टी बन जाता है। अच्छा, अब आगे इस चीज़ को इसमें थोड़ा सा ये डायरेक्ट हुआ है, तो हम इसको जो है वो उसमें देखते हैं। तो अब हम जो है वो जो गैस लॉज हमने पढ़े थे हम उनको वैलिडेट करने जा रहे हैं इस फॉर्मूले की रोशनी में। ठीक है, इससे जो हमने इक्वेशंस निकाली थी। अब इक्वेशन 11.25 हम अभी बुक में देखी थी, वो बराबर है 1/2 mv बार स्क्वायर = 3/2 kT। ठीक है, इसमें जो है वो अगर मैं ये 2 और 2 क्योंकि दोनों तरफ मौजूद है उसको कैंसिल कर दूं तो मेरे पास mv बार स्क्वायर बराबर आ जाता है 3 kT के। अब ये जो अगर मैं इक्वेशन 11.23 देखूं तो वो मेरे पास है PV = 1/3 n mv बार स्क्वायर। अब ये जो mv बार स्क्वायर है इसमें वो मैं इस वाली इक्वेशन से उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो 3 नीचे भी मौजूद है, 3 ऊपर भी मौजूद है, ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, PV = n kT। अब इसमें P जो है वो प्रेशर है, V गैस का वॉल्यूम है, N जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं जो उस गैस के जिनको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर है, और T जो है वो इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो अब अगर मैं बॉयल्स लॉ को देखता हूँ तो बॉयल्स लॉ जो है वो कहता है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, यानी कि N भी कांस्टेंट हो गया और T भी कांस्टेंट हो गया। तो अगर मैं इन चीज़ों को कांस्टेंट रखता हूँ तो ये PV = कांस्टेंट, क्योंकि ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट है। N भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि मास कांस्टेंट है, उसका गिवन मास ऑफ गैस है, मास चेंज नहीं हो रहा। K तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही है। और बॉयल्स लॉ जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम उस बॉयल्स लॉ को कंसिडर करते हैं तो गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड कांस्टेंट हो गई, तो PV = कांस्टेंट, यानी कि बॉयल्स लॉ वैलिडेट हो गया। ठीक है, अब चार्ल्स लॉ को देख लेते हैं। चार्ल्स लॉ में हमारे पास जो है वो वॉल्यूम जो है वो और टेम्परेचर का रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्रेशर और गिवन मास ऑफ गैस है, तो N भी कांस्टेंट होगा, P भी कांस्टेंट होगा और K तो है ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
तो जब मैं p जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं इधर एन के नीचे ले आऊँगा तो ये हो जाएगा v इज़ इक्वल्स टू एन के अपॉन पी। एन के अपॉन पी ये एक टर्म और फिर मल्टीप्लाई हो रही होगी वो t के साथ। तो एन के और p ये कांस्टेंट है तो v इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर आ जाएगा। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ भी यहाँ से वैलिडेट हो जाता है। तो इसमें अब हमें बस यही करना था। हमने गैस लॉज जो हमने पढ़े थे उसको हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की डेरिवेशन की रोशनी में उसको वैलिडेट कर दिया है। आज की वीडियो में हमने जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ा, उसकी अजम्पशंस को देखा। उसके बाद हमने आइडियल गैस के लिए जो वो प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव किया और उस फॉर्मूले से फिर हमने कुछ इक्वेशंस ड्राइव की जिससे हमने जो गैस लॉज हमने पढ़े थे उनको हमने वैलिडेट किया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।